चलिए आइए अब आपका चैप्टर शुरू करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? घटाना है, ठीक है ना। एक कह रहा है घटाना, एक कह रहा है गिराना, ठीक है ना। कोई बोल तो झुकाना, है ना, बोल दो कोई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोलता है, तो इधर मेरे पास डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, ठीक है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है ना। चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? कहते हैं डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड यूसेज। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं टाइम के साथ साथ या यूज करने के साथ साथ जब भी कभी किसी एसेट की वैल्यू में जो गिरावट होती है, तो जो वो वैल्यू है जो गिरी है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इस हंसी की वजह है ना, क्या कर रहे हैं, अश्लील लड़के अश्लील बच्चे बैठा रखे क्लास में, ठीक है ना। अब इधर मेरी बात सुनो, तो डेप्रिसिएशन यही है, वो वैल्यू है जैसे जैसे टाइम के साथ, ठीक है ना, इधर इधर जैसे जैसे टाइम के साथ या यूसेज के साथ किसी एसेट की वैल्यू गिरती रहती है, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं इसे? मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। चलिए आइए, हाँ जो मर्जी कह लो आप। अब इधर मेरी बात सुनिए, अगला आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आखिरकार डेप्रिसिएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला, सबका कैरेक्टर है, ठीक है ना, बस तेरा ही नहीं है दुनिया में कैरेक्टरलेस आदमी। इधर सुन लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछता हूं, प्रतीक भाई साहब, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एसेट? जी सर, वो एसेट जिनको हम देख और छू सकते हैं, जो जिसको टच करके क्या ली जा सकती है? फील ली जा सकती है। जिसको टच करके क्या ली जा सकती है? फील ली जा सकती है। उस एसेट को क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट, ठीक है ना। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, बस हाँ है, बस मन मन में क्या ले ली? फीलिंग ले ली। क्या ले ली? वो देखो कैसे दांत फाड़ रहा है सर, रात को मेरी इनटेंजिबल एसेट दिमाग में चल रही होती है। हाँ ठीक है चलो, है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या बोला, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो वगैरह वगैरह, फील कर सकते हो, ऐसी एसेट्स को क्या कहते हैं? टेंजिबल। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स? जी सर, एसेट जो कि हम एक साल से ज्यादा चला, ऐसी एसेट्स जो आप एक साल से ज्यादा टाइम के लिए क्या करने वाले हो? यूज करने वाले हो, ठीक है ना। उनकी वैल्यू में जो गिरावट होती है, उस गिरावट को क्या बोलते हैं? जैसे मशीनरी। हाँ ठीक है ठीक है। अगला, प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अब मैं जैसे कि अगर आपको एक चीज बोलूं, हमारे प्रतीक भाई साहब है, ऐसा हंसने वाली बात नहीं, बहुत टैलेंटेड है। उसने एक टूल खरीदा। क्या खरीदा? एक टूल खरीदा। वो टूल क्या था? स्कूटी। क्या था? स्कूटी। अब मुझे खुद बताओ, उसने स्कूटी को 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, तो साल दर साल वैल्यू कम हो रही होगी स्कूटी में। बस ठीक, थैंक यू। अच्छा इधर मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, साल दर साल स्कूटी की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा होगा क्योंकि टाइम बीत रहा है, यूसेज कर रहा है ये। अब वापस सी बात है, हर साल बंदा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है। अब भाई साहब अगर ये मन में यही मान के चले कि यार मैंने तो 1 लाख की स्कूटी थी, हर साल में कितने की रिकॉर्ड करूंगा? 1 लाख की, तो क्या इसकी जो फिगर आएगी, जो भी निकल कर आएगा, सही होगी? नहीं। तो इसको क्या करना चाहिए? हर साल एक नेट वैल्यू रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसे। वो नेट वैल्यू कौन सी होगी? जो वो यूसेज कर देगा वो माइनस करके, जो वो यूज कर लेगा उस यूसेज की वैल्यू को हटा के जो भी वैल्यू बचेगी वो नेट वैल्यू रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने क्या बताया? प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ठीक है ना, कि मींस एक एक्सपेक्टेड लाइफ तक क्या करना, उसकी सही कॉस्ट को एलोकेट करना, ठीक है। अगला, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस? खर्चा हो रहा है पर ऐसा खर्चा हो रहा है जिसमें से जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं, बस हाँ हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि भैया लॉस तो हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है, ठीक है ना। क्या मुझे खुद बताओ, साल दर साल आप कोई खर्चा कर रहे हो क्या डेप्रिसिएशन में? नहीं, बस आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि हाँ ये वैल्यू क्या होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है, इतना मेरा खर्चा होता जा रहा है। और ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? सबके मोटे दिमाग में घुसा? कोई डाउट? बढ़े आगे चलिए। तो अगला आता है आपका डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन।
डिप्लीशन, ठीक है ना। सबसे पहला डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, मींस वो एसेट्स जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील ले सकते हो, जब भी कभी इनकी वैल्यूज में रिडक्शन होगा, अब किन किन रीजंस की वजह से होगा वो मैं आगे बताता हूं। जब भी कभी इनकी वैल्यू में रिडक्शन होगा तो इनकी वैल्यू जो कम होती है उस वैल्यू को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब अमोर्टाइजेशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, टच नहीं कर सकते, सिर्फ वो है आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, वो कौन सी एसेट्स होती है, इनटेंजिबल। जब भी कभी इनकी वैल्यू में रिडक्शन होगा तो वो क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। क्या होता है, अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। अब कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट है मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, कॉपीराइट्स, गुडविल और पेटेंट्स, इतना क्लियर है। अगला आता है डिप्लीशन, ये तो भैया 8वीं 9वीं 10वीं में ये वर्ड बार बार सुन रखा होगा। तो जब भी कभी नेचुरल रिसोर्सेस में कमी आती है या वो खत्म होते रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। क्या बोलते हैं इसे, तो समझ आया डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन का मीनिंग, कोई डाउट है वगैरह। फॉल इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या डिप्लीशन, फॉल इन द, हाँ तो वही तो लिखा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वैल्यू वैल्यू कम हो जाए या वो भी कम हो जाए, वेस्टिंग एसेट जिन्हें हम कहते हैं ना, वेस्टिंग एसेट ही वो होती है, वेस्टिंग एसेट होती है ना कि वेस्ट हो रहा है भाई, नेचुरल चीज थी, उसे हम डिप्लीशन कहते हैं। समझ आया, कोई डाउट है, बढ़े आगे, चलिए आइए, ठीक है ना। चलिए इधर मेरी बात सुनिए, अगला हमारा टॉपिक आता है रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन। आखिरकार डेप्रिसिएशन किन किन रीजंस की वजह से लगता है, इधर सुन लीजिए मैडम किस झाई में आप, इधर सबसे पहला ड्यू टू यूसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको स्टार्टिंग से यही बताता आया जा रहा है कि टाइम के यूसेज से जो हम हमेशा टाइम के यूसेज की वजह से क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वो भी है, पर सिर्फ टाइम की वजह से है, ये गलत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग अलग रीजंस की वजह से लगता है, जिसमें आता है पहला यूसेज। अब जैसे कि अगर मैं आपको चीज बोलूं, जैसे कि हमारे प्रथम भाई साहब हैं, ठीक है ना, बहुत पैसा है इनके पापा के पास, बहुत हजार अरबों रुपए हैं इनके पास, अभी भाई गाड़ी लेकर आया, अभी गाड़ी को क्या कर रहा है, लगातार यूज करता जा रहा है और 6 महीने दबा के यूज कर, भाई लंबी लंबी लॉन्ग ट्रिप्स पे गया, ठीक है ना, लंबी लंबी लॉन्ग ट्रिप्स पे गया, ठीक है ना। और दूसरी तरफ है हमारे चुन्ने मुन्ने नुन्ने से ये प्रतीक भाई साहब, ये भी गाड़ी लेकर आए, पर भाई शरीफ आदमी कहता नहीं 4 पहिए वाली घर पे खड़ी रहेगी, 4 पहिए वाली घर पे खड़ी रहेगी, मेरे 2 पहिए ही काफी हैं, पैर कहता मेरे 2 पैर ही काफी है, इधर इधर। तो मैंने क्या बोला, अब भाई साहब प्रतीक भाई साहब महीने में 1 बार गाड़ी निकालता है, ये भाई साहब एक दिन में 4 बार निकालता है। अब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाने का बैठूंगा तो किसका बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है, वैल्यू जल्दी जल्दी रिड्यूस होगी। कोई बात नहीं, नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना, ठीक है ना, तो नहीं खेलना भाई, इधर सुन ले। तो मैंने क्या बोला, इसका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं, इधर वो इसको कहते हैं ड्यू टू यूसेज। क्या कहते हैं, अगला आता है ड्यू टू टाइम, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं प्रतीक भाई साहब ने वही गाड़ी ली और गोडाउन में लॉक करके रख दी, 6 महीने हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, नहीं कि नई गाड़ी थी। अब वो 3 साल बाद जब वो गाड़ी निकालेगा और सब वो बेचना चाहता है, क्या वो उसी रेट में बिकेगी जितनी 3 साल पहले की थी? ऑब्वियस सी बात है, कम में बिकेगी। इसका रीजन क्या क्या है? तो ड्यू टू टाइम। अब जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक्स वाला भी हूं तो मैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग में बताता हूं, मार्केट में इन्फ्लेशन भी आया होगा, वगैरह वगैरह चीजें भी आई होंगी, लेकिन हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में आपको ये पढ़ने के भी टाइम के अकॉर्डिंग भी एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, उस पर भी आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। समझ आया। अगला ये आता है सबसे मेन, ऑब्सोलिसेंस। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलिसेंस, ये क्या होता है? अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अब आज के टाइम पे आप देख रहे हो अभी कौन सा नया आईफोन निकला, कौन सा, आईफोन 15। अब आज से 5-10 साल पहले भाई साहब आईफोन का कौन सा मॉडल चल रहा था, आईफोन 6, 7 ये वगैरह वगैरह मॉडल चल रहे थे। अब टाइम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो अपग्रेडेशन आता गया, टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हो, अपग्रेडेशन आ गया, प्रोडक्ट भी क्या होते जा रहे हैं, इनोवेट होते जा रहे हैं। और ये जो ओल्ड प्रोडक्ट होते हैं इनकी वैल्यू बड़ी तेजी से घटती है जब भी कभी कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट होकर आ जाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट इनोवेट होकर आ जाता है तो जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है बड़ी तेजी से घटती है।
तो मैं वही कह रहा हूं, इसमें भी तो वैल्यू घटी इनोवेशन के चक्कर में। तो इस वैल्यू, इसकी वजह से जो वैल्यू घटी, इसको क्या कहते हैं? ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। क्या कहते हैं? ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। और लास्ट आता है ड्यू टू एक्सीडेंट। ये तो पढ़ के समझ आ रहा है, कोई एसेट जा रही थी, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कुछ पार्ट्स खराब हो गए वगैरह वगैरह, या मशीन में कुछ खराबी पैदा हो गई हो, तो अब इसी मतलब उसकी वैल्यू में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। गंदी औरत, मैंने मशीन का पार्ट बोला, पता नहीं कौन सा पार्ट सोच रही है ना? देख इधर इधर, तो मैंने क्या बोला? इधर। तो उसके ऑब्वियसली बात है, मशीन में खराबी आती है, उसमें भी वैल्यू में कमी आएगी ड्यू टू एक्सीडेंट। समझ आता है? क्लियर? शर्म कर लो, उधर भी चल रहा है कुछ। अच्छा, इधर इधर अगला आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। आखिरकार मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूं क्यों? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूं क्यों? रीजन क्या है? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के, इधर कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? हेल्प्स टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, आप भी मानते हैं। मैं अगर आपको बोलूं मैंने 1 लाख की एसेट ली और एक की 1 लाख की ही है, एक की 1 लाख की है, तो आप खुद बताओ, हर साल दर साल में उसकी वैल्यू 1-1 लाख रिकॉर्ड करता जाओ, तो प्रॉफिट और लॉस है, गलत आएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। अगला, हेल्प्स टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एसेट की वैल्यू उतनी लूंगा जितने में मैंने खरीदी थी, और हर साल उतनी वैल्यू में रिकॉर्ड करूं, सबसे पहला प्रॉफिट और लॉस गलत आएगा, और प्रॉफिट और लॉस ही गलत आ रहा है तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या होगी? गलत आएगी। फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा मीनिंग क्या है? बैलेंस शीट में गलत सारी चीजें जाएंगी। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखाती है? बैलेंस शीट तो दिखाती है, बैलेंस शीट रिपोर्ट होती है, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन लिखते हैं ना वो। अगला, हेल्प्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए भी डेप्रिसिएशन बहुत लगाना जरूरी होता है। कोई मुझे इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है? कैसे? चलिए मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं। अब है क्या, कोई मशीन है, ठीक है ना, अब उसके ऊपर रॉ मटेरियल लगा, ठीक है ना, कच्चा माल सपोज 200 रुपए का, ठीक है ना, बीच में कुछ और चार्जेस आए, जैसे लेबर वेबर के चार्जेस आ गए 300 रुपए के, ठीक है ना, और आगे जाके मशीन की वैल्यू में भी क्या हो गई? थोड़ी कमी हो गई, ठीक है ना, मशीन की वैल्यू में भी क्या आई? कमी आई, सपोज 600 रुपए की। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉस्ट कितने की हुई इसकी? कॉस्ट कितने की हुई इसकी? 1100। कितने की हुई? 1100 रुपए की। क्योंकि डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट का ही पार्ट बनती है, डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी जाके। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? इसको हम आगे सीखेंगे, ये पॉइंट सबसे मेन है, ठीक है ना। आगे, टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस। अब मैं जैसे कि अगर आपको बोलूं, आप हो कौन से स्टूडेंट्स? कॉमर्स वाले। कौन से हो? आगे जाके आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, और अगर CS करोगे तो वहां पे भी पढ़ोगे, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स। कंपनी लॉ में लीगल प्रोविजन बताया गया है कि आखिरकार जो कंपनीज है उनको डेप्रिसिएशन के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना, नहीं वगैरह, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी है, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करना है वगैरह वगैरह। और जब आप इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो मैंने आपको बोला है सारे सब्जेक्टों का बाप है, ठीक है ना, उसमें भी आप एक टॉपिक पढ़ोगे PGBP का। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? PGBP का एक टॉपिक पढ़ोगे, प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस, उसका होता है अलग अलग का। उसमें भी डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक आता है, तो उसमें भी पढ़ोगे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो लीगल प्रोविजन से डील करने के लिए भी डेप्रिसिएशन को पढ़ना जरूरी है। समझ आ रहा है? लास्ट, हेल्प्स टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। ये आ रहा है सबसे मेन। किसी को पढ़ के कुछ समझ आया? व्हाट डू यू मीन बाय फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट? अगर मैं आपको इसको एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, ये वो कॉस्ट की बचत होती है जिससे आप आगे जाके फिक्स्ड एसेट को क्या कर लेते हो? खरीद लेते हो। अब मैं आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा, पहले तो इसके आगे लिख लो ड्यू टू नॉन कैश एक्सपेंस। ड्यू टू नॉन कैश एक्सपेंस। अब मैं समझाता हूं, इधर मेरी बात सुनो। अब इधर मेरी बात सुनो, आपने एक मशीन खरीदी, मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, 1 साल बीत गया, उसमें 1000 का डेप्रिसिएशन लग गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया 1000 का डेप्रिसिएशन। अगला साल बीत गया, उसमें 2000 का डेप्रिसिएशन लग गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया। 1 साल और बीत गया, उसमें 4000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब टोटल डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया? 4 2 6 और 1 7। 4 2 6 और 1 7। क्या ये 7000 पे
आपने जेब से दिए थे, क्यों? ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। आपने तो बस माइंड में सोचा था कि मेरा खर्चा हो रहा है, क्या एक्चुअल में खर्चा हुआ था? एक तरीके से आप ये मान रहे हो मेरा 7,000 खर्चा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये 7,000 आप सेव कर चुके हो। गलत कह रहा हूं मैं? कैसे? हाँ ठीक है, आगे पैसे तो निकले ही नहीं जेब से ना, आपने मान लिया खर्चा है, खर्चा हुआ था एक्चुअल में, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। एक तरीके से 7,000 की बचत कर लिया आपने, वो 7,000 की आगे जाके कोई एसेट खरीद सकते हो। इसे बोलते हैं फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। मींस इस एसेट को आप अगली नेक्स्ट एसेट से क्या करोगे? रिप्लेस कर दोगे, उसके इसी के ही पैसे बचा बचा के। समझ आया? क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स। इतना क्लियर है? चलो फिर आज की क्लास के लिए बहुत है, अब आप जा सकते हो। अब अकाउंट्स की क्लास होगी परसों 7 बजे।